कभी कभी ना कानून की दुनिया में ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जो किसी को भी पूरी तरह से हैरान कर देते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम राजा रघुवंशी हत्याकांड के एक ऐसे ही दिलचस्प और चौंकाने वाले पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। असल में ये एक ऐसा केस है जहां मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के खिलाफ एक बहुत बड़ा और मजबूत कानूनी शिकंजा कसा गया था, लेकिन फिर अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन की एक ऐसी बड़ी और अप्रत्याशित विफलता सामने आई जिसने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। किसी भी क्रिमिनल केस में ये देखना हमेशा दिलचस्प होता है कि कैसे कागजों पर दिखने वाले एकदम मजबूत दावे असल जिंदगी में अचानक से धराशायी हो जाते हैं। अब जरा इस संख्या पर गौर करते हैं। 790 ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये राजा रघुवंशी मर्डर केस में पुलिस द्वारा तैयार की गई चार्जशीट यानी आरोप पत्र के पन्नों की कुल गिनती है। मतलब सोचिए, जब किसी मामले में इतने सारे पन्नों की चार्जशीट फाइल होती है तो नेचुरली यही माना जाता है कि जांच करने वालों ने मुख्य आरोपी के खिलाफ एक बेहद मजबूत, बिल्कुल अभेद्य केस तैयार कर लिया होगा। इतना बड़ा डॉक्यूमेंट सीधे तौर पर यही इशारा करता है कि हर एक सबूत, हर एक बयान और हर एक छोटी बड़ी फोरेंसिक डिटेल को कितनी बारीकी से जोड़ा गया होगा ताकि बच निकलने का कोई भी रास्ता बचे ही नहीं। तो चलिए अब इस केस की बुनियाद की गहराई में उतरते हैं। भाग 1, खूनी साजिश, केस की बुनियाद। अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला विरोधाभास सामने आता है उसे देखते हैं। एक तरफ हमारे पास 790 पन्नों का वो भारी भरकम कानूनी दस्तावेज है जो एक बेहद गहरी और खूनी साजिश की तरफ इशारा करता है, और ठीक दूसरी तरफ वही मुख्य आरोपी सिर्फ 11 महीने के बाद जमानत पर बाहर आ जाती है। इतनी भारी मात्रा में सबूतों और दावों के मौजूद होने के बावजूद अचानक मिली ये रिहाई सच में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये तुलना बिल्कुल साफ दिखाती है कि आरोप चाहे कितने भी संगीन क्यों ना हो, कानूनी प्रक्रिया में नतीजे हमेशा वैसे नहीं होते जैसा कि शुरुआत में अनुमान लगाया जाता है। और यहीं से इस पूरे मामले में आता है एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। भाग 2, कहानी में मोड़ 11 महीने बाद। घटनाओं के इस टाइमलाइन को देखते हैं। सबसे पहले इस हत्या के मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद वो पूरे 11 महीने तक पुलिस की हिरासत में रहती है। गिरफ्तारी के बाद 11 महीने एक बहुत लंबा वक्त होता है और इस दौरान यही माना जाता है कि जांच एजेंसियां अपना काम पूरी सख्ती से कर रही हैं और अदालत में केस मजबूत हो रहा है। लेकिन फिर आता है इस टाइमलाइन का तीसरा और सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, अचानक जमानत मिल जाना। ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जो इस पूरे स्ट्रॉन्ग केस की दिशा को ही हिलाकर रख देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये सब आखिर हुआ कैसे। हर किसी के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही है कि मुख्य आरोपी को इतनी आसानी से और अचानक से जमानत मिल कैसे गई। जब शुरुआत में केस इतना पुख्ता और मजबूत लग रहा था तो एकदम से ऐसा क्या हो गया जिसने पिछले इतने महीनों की हिरासत और पुलिस की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। और इस सवाल का जवाब किसी नए सबूत में नहीं बल्कि जांच की उन बुनियादी खामियों में छिपा है जो पर्दे के पीछे चल रही थीं। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी बाजी आखिर पलटी कैसे। भाग 3, विफलता, मेघालय पुलिस की गलती। ये पूरी सिचुएशन बिल्कुल साफ तौर पर दिखाती है कि सिर्फ कागजों का ढेर या आरोपों की गंभीरता अकेले न्याय तय नहीं कर सकती। 790 पन्नों की उस लंबी चौड़ी चार्जशीट में दर्ज उन संगीन आरोपों और खूनी साजिश के दास्तान के बावजूद पता है क्या हुआ? वो सारी की सारी मेहनत धरी की धरी रह गई। मेघालय पुलिस की तरफ से हुई बस एक बड़ी गलती की वजह से वो सारी सावधानी से तैयार किए गए शब्द और जुटाए गए सबूत कोर्ट में केस को टिकाए रखने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। केस की जड़ें उस एक लापरवाही से इस कदर कमजोर पड़ गईं कि मुख्य आरोपी को जमानत मिलना तय हो गया। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल छोड़ जाता है। इतनी डिटेल में बनी चार्जशीट होने के बाद भी मेघालय पुलिस आखिर कहाँ चूक गई? कानूनी प्रक्रिया में हुई एक छोटी सी चूक का न्याय व्यवस्था पर कितना बड़ा और गंभीर असर पड़ सकता है, ये केस उसका एक जीता जागता उदाहरण है। जब तक इस चूक की पूरी सच्चाई सामने नहीं आती तब तक राजा रघुवंशी मर्डर केस की पूरी जांच प्रक्रिया पर सवालिया निशान तो लगा ही रहेगा। ये कहानी सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या न्याय सिर्फ और सिर्फ सबूतों पर टिका होता है या फिर उन सबूतों को कोर्ट में पेश करने के उस बेदाग तरीके पर।